नमस्कार। क्या किसी देश में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने वाले, देश की रक्षा करने वाले सैनिक को फांसी देने की मांग हो सकती है? क्या किसी देश में लोगों की जान बचाने वाले और पत्थरबाजों को डराने वाले सैनिक के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन हो सकता है? लेकिन ऐसी शर्मनाक मांग, ऐसा घटिया प्रदर्शन कहीं और नहीं, भारत में हो रहा है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में साहस और सूझबूझ दिखाने वाले मेजर नितिन गोगोई के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की महिला विंग आज श्रीनगर की सड़कों पर उतरी और सम्मान की जगह उनके लिए फांसी की मांग की। ये वही लोग हैं जो संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु की फांसी का विरोध करते हैं, लेकिन सेना का सम्मान बढ़ाने वाले मेजर को फांसी देना चाहते हैं। दरअसल जीप पर एक पत्थरबाज को बांधने की घटना को लेकर शुरू से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके नेता उमर अब्दुल्ला का रोल सवालों के घेरे में रहा। उमर ने पहले ट्विटर पर वीडियो शेयर किया और अब सम्मान के खिलाफ उनकी पार्टी सड़कों पर उतर आई। कहा जा रहा है कि जिस पत्थरबाज फारूक अहमद डार को जीप से बांधा गया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्यकर्ता है। इसी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मामले में पत्थरबाज के बचाव और मेजर गोगोई को फांसी देने की मांग कर रही है। आज ताल ठोक के हम ये पूछेंगे, क्या अपनी पार्टी का पत्थरबाज पकड़े जाने की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस मेजर गोगोई के लिए सजा मांग रही है? क्या कश्मीर में पत्थरबाजी का ठेका नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है? और सवाल यह भी कि क्या कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के एजेंडे पर काम कर रही है? ताल ठोक के आज की बहस इन्हीं सवालों पर। ये रेडिक्यूलस है, ये शेमफुल है। चीफ मिनिस्टर को कहना चाहिए कि क्या ये सही है जो उसको अवार्ड दिया गया, उसको फांसी के तख्ते पर उठाना चाहिए, फांसी के तख्ते पर लटकाना चाहिए। मेरे कुछ बंदों ने ये भी बताया मुझे कि सर हम फायर खोलते हैं वरना आज हमें बच के निकालना मुश्किल हो सकता है। फिर भी मैंने इस चीज़ को काबू में रखा कि ताकि फायर ना खोले। फायर खोलते तो शायद कुछ हादसा ज़्यादा हो सकता था। कोई भी सभ्य समाज इस तरह से किसी सिविलियन को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने को अच्छा नहीं मानता। जो वो भीड़ था 1200 लोग, उनमें से लेडीज और बच्चे भी हमारा ऊपर बोल्डर्स फेंक रहे थे घरों के छत से। तो मैंने दोबारा अनाउंसमेंट किया वहाँ पे, तो मेरी अनाउंसमेंट का कोई भी असर नहीं हो रहा था। बहुत ही कठिन स्थिति में प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाकर और एक ड्रॉप ऑफ ब्लड कहीं वेस्ट न होते हुए जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया, निश्चित रूप से वो पुरस्कार के लिए प्राप्त है। मेरा दिमाग पे ये ख्याल आया कि इसको मैं बांध देता हूँ गाड़ी में ताकि शायद भीड़ हट सके। जैसे हमने उसको बैठाया तो भीड़ थोड़ा डिस्पर्स होना शुरू हो गया और सडनली रुक गया पत्थर फेंकना। वो व्यक्ति कर क्या रहा था वहाँ? क्या वो उस बूथ का वोटर है क्या? पथराव में आप हिस्सा ले, पथराव करे, लोगों की जान को धोखे में डाले, जोखिम में डाले, तो आप क्या चाह रहे हैं कि फूलों के साथ आपको गुलदस्ते के साथ प्रस्तुत किया जाए? सेना को वहाँ की परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना पड़ता है। सेना को खुली छूट होनी चाहिए। Whatever is the army's action, we do not want to criticize that because this is the time when India is facing the worst kind of cross-border terrorism and attack from the Pakistan side. ये तो political issue बना रहे। There should not be like political issue. And what is this he is talking about? What is about Umar Abdullah is talking here? ताल ठोक के आज का पहला सवाल, पत्थरबाज को सबक से अब्दुल्लाओं को क्यों लगी मिर्ची? दूसरा सवाल, क्या मेजर नितिन गोगोई पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की जुबान बोल रही है? तीसरा सवाल, सेना के अपमान पर चुप्पी और सम्मान पर शोर क्यों? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस साजिश कर रही है? तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया हैं। वो बीजेपी के नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, यूपी के रुद्रपुर से विधायक रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड बिशंबर दयाल हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ रघु मेनन हैं, जो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के एडवोकेसी मैनेजर हैं, कश्मीर में मानवाधिकार पर पिछले काफ़ी साल से काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमने उनके प्रवक्ता जुनैद मट्टू से बात की, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। हमने समीर कौल से बात की, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखते हैं टीवी पर, उन्होंने आने से मना कर दिया। हमने सलमान सागर को फोन किया, देवेंद्र सिंह राणा से बात की, लेकिन उन दोनों ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखने से मना कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल, इमरान नबी डार, इन लोगों को भी हमारी तरफ से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखने से मना कर दिया। और फारूक अब्दुल्ला, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सर्वे सर्वा हैं,
उनको भी फोन किया गया इस मामले में बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो हम ये मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सड़कों पर कुछ और रुख रखना चाहती है, टीवी पर कुछ और रुख रखना चाहती है, इसलिए उन्होंने अपने प्रवक्ताओं को इस कार्यक्रम में अपना पक्ष रखने के लिए भेजने पर सहमति नहीं दी है। सबसे पहले मैं रघु मेनन साहब आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग आज बड़गाम में सड़कों पर उतर के कह रहे थे कि मेजर गोगोई को फांसी होनी चाहिए बजाय इसके कि उनका सम्मान किया जाए? एक मानवाधिकार संस्था होने के नाते हम फांसी की सज़ा के एकदम खिलाफ हैं। हम ये नहीं तय करते कि कौन सज़ेदार है, किसने गुनाह किया है, ये कोर्ट्स का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हम मानवाधिकार के मुद्दों को आगे बढ़ाते हैं और हम सरकारों, स्टेट अथॉरिटीज़, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो आर्मी हो, उनसे हम एडवोकेसी करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मानव अधिकार हमें दिए गए हैं भारतीय कानून के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत, जिसके हम भी सिग्नेटरीज़ हैं, उनको हम सबसे ऊपर रखें। और ये जो घटना आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हमें इस बात का दुख है कि एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने से पहले ही आर्मी ने ये कदम उठाया, जो एक बहुत ही बुरा सिग्नल भेजता है कि आम आदमी का जो ह्यूमन राइट्स है, जो मानव अधिकार है, वो किसी मायने नहीं रखता है। जिस देश में रूल ऑफ लॉ की हम बात करते हैं, जो एक स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसका हम सबको हर सिचुएशन में कदर करनी चाहिए और उसके हिसाब से ही चलना चाहिए, हमारा ये मानना है। सर 1.5 मिनट का समय आपका समय बच रहा है, इसलिए मैं एक सवाल आपसे और पूछ ले रहा हूँ। आपने कहा हम मानवाधिकार की वकालत करते हैं, तो मैं ये समझूं आप केवल पत्थरबाज का मानवाधिकार समझते हैं, सैनिक का कोई मानवाधिकार नहीं होता? उस पर आप पेट्रोल बम भी फेंकने की छूट देते हैं, उस पर आप पत्थर भी मारने की छूट देते हैं, उस पर आप ग्रेनेड भी फेंकने की छूट देते हैं, ऑल इन द नेम ऑफ आज़ादी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो क्रिमिनल इंसिडेंट्स या क्रिमिनल वाक्यों में जो शामिल होते हैं, स्टेट अथॉरिटीज़, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट हो, पुलिस, या सिचुएशंस हो जहां आर्मी तैनात हो, उन्हें क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ दिस कंट्री डील करना चाहिए। ठीक है सर, किसी को ठीक है सर, समय हो गया 1.5 मिनट आपका पूरा। वापस आता हूं, हमारे नियम है पहले सवाल के जवाब में सबको 1.5 मिनट का वक्त मिलता है, तो मेरी कोशिश थी आप उस 1.5 मिनट का सदुपयोग कर पाएं, क्योंकि आपने समय बचा लिया था। बिशंबर दयाल जी, उस मेजर ने जिसने जीप के आगे एक आदमी को बांध के अपनी पूरी प्लाटून को बचा लिया, इस चीज से कि सामने जो पूरा गैंग खड़ा हुआ पत्थरबाजों का, वो मानवाधिकार की रक्षा करने में गिना जाए या मानवाधिकार का हनन करने में गिना जाए? देखिए, ये सज्जन जो बोल रहे हैं, इन्हें मालूम होना चाहिए कि आज कश्मीर के हालात क्या हैं। ये सब ह्यूमन राइट्स उस या इंसान का किस तरह इंसान बिहेव करे, ये उस माहौल की बात कर रहे हैं जिसमें शांति है, जिसमें देश, जिस तरह से देश में देश चलता है। आज वहाँ ना कोई कानून है, ना कोई वहाँ पे गदर थोड़ी है, वहाँ पे इंसर्जेंसी है, मिलिटेंसी है, थर्ड लेवल, हाईएस्ट लेवल की मिलिटेंसी, इंसर्जेंसी आज उसके अंदर है। ऐसे माहौल में जब इंसर्जेंस के अगेंस्ट आर्मी कार्रवाई करती है, उसमें जो भी कोई दखल अंदाजी करता है, उसका कैसा राइट्स? वो तो एंटी नेशनल है, वो उनका पार्ट है। अगर वो किसी भी ऑपरेशन में दखल अंदाजी करता है तो वो टेररिस्ट के साथ है और टेररिस्ट को पनाह दे रहा है। ऐसे में उसका क्या राइट्स है? वो एक क्रिमिनल है। आप एक क्रिमिनल को राइट्स दे रहे हो और एक आदमी ने जिसने टेररिस्ट को, अगर हम टेररिस्ट को नहीं मारते तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, टेररिस्ट नुकसान किसका करते हैं? आप थ्योरेटिकल बातें करते हैं, ग्राउंड में जाइए। टेररिस्ट ने जितना खुद कश्मीरियों का नुकसान किया है, कश्मीरी औरतों की इज्जत लूटी है, कश्मीरियों की हत्याएं की है, इतनी तो कोई भी नहीं कर सकता। 47 में फौज थोड़ी थी वहां। 18 अगस्त को जब राजा ने जब साइन किया था तो उस फौज थोड़ी थी वहां पे लुटेरे थे। उन्हीं लुटेरों की संतान है, उन्हीं लुटेरों के लोग, उन्हीं लुटेरों के उकसाए हुए टेररिस्ट आज भारत के एक अटूट अंग में ये फैला रहे। आप उनके ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। ठीक है सर, 1.5 मिनट हो गया। इससे पहले मैं वापस जाऊं उनके पास, रघु मेनन के पास, मैं एक कमेंट गौरव भाटिया और अखिलेश प्रताप सिंह, उन दोनों से भी ले लेता हूं, उसके बाद वापस रघु मेनन आपके पास आऊंगा। गौरव भाटिया, क्या मेजर गोगोई का मानवाधिकार मानवाधिकार नहीं है, केवल पत्थरबाजों का मानवाधिकार मानवाधिकार है?
रोहित जी, आप बिल्कुल सही प्रश्न पूछ रहे हैं। मेरा तो सवाल जो लोग आज मेजर गोगोई की आलोचना कर रहे हैं उनसे ये है कि आप मानव अधिकार की बात करते हैं, लेकिन किस पृष्ठभूमि पे मेजर गोगोई ने इतनी समझदारी से ये फैसला लेते हुए कई इंसानों की जान बचाई, और पैरामिलिट्री फोर्सेस जिन्होंने कॉल किया था मेजर गोगोई को कि हम लोग फंसे हुए हैं, भीड़ ने हमें यहाँ पे बंदी बना रखा है, हमें बचाइए। तो आपको यह ध्यान रखना होगा, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए एक ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया, ना पेलेट गन्स चलाई जिससे कि किसी आम आदमी को कोई लॉस हो, ना बुलेट फायरिंग करी, बल्कि एक ह्यूमन शील्ड बना के उन्होंने जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान थे उनको फ्री किया। और दूसरी बात मैं समझता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे उनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला हो, जो बयान देते हैं कश्मीर किसी के बाप का नहीं है, और उनको मानव अधिकार केवल दिखाई देता है उन लोगों का जो पत्थरबाजी कर रहे हैं। क्यों नहीं आपको मानव अधिकार एक जवान का दिखाई देता है? क्यों नहीं आपको वो शहीद जवान दिखाई देते हैं जिनकी मां सबसे बड़ा सैक्रिफाइस देश के लिए करती है और जवान शहीद हो जाता है? और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि ज्यादातर हमने देखा है कि जवान बहुत रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करते हैं। ऐसे वीडियोस भी सामने आए हैं जहां पे पत्थर से वहां की जनता ने आर्मी के जवानों पे पत्थरबाजी करी, उन्हें मारा और वो खड़े रहे। मेजर गोगोई ने जिन परिस्थितियों में ह्यूमन शील्ड बनाई। 1.5 मिनट हो गया गौरव जी आपका। अखिलेश प्रताप सिंह, नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई भी आके पक्ष रखने को तैयार नहीं हुआ, क्या इसलिए कि उनका डबल स्टैंडर्ड है? वो कश्मीर में जो करते हैं वो नहीं चाहते कि दिल्ली में बाकी देश के लोगों को दिखाई दे डिफेंड करते हुए उनका नेता, या क्या? देखिए, हम यूपी से आते हैं, कश्मीर जैसे हालात हमारे यूपी में भी हुए हैं, हम थोड़ा सा उसका भी जिक्र करेंगे। सहारनपुर में 1 महीने हो गए, पता न क्या है, कितनी मजबूरियां हैं चैनलों को कि उस पे हम लोग जिक्र कम कर रहे हैं, जबकि रोज वहां बुरी हालत, बदतर हालत। अखिलेश जी, मैं आपको हम चाहते हैं कि मीडिया एक दबाव बनावे, हम उस पे आ रहे हैं। आप हमें डेढ़ मिनट आप हमें दें, मैं आपकी बात करूंगा। नहीं अखिलेश जी, आप हमें क्यों बीच में बोले? आप उत्तर प्रदेश को कश्मीर कह रहे हैं, बीच में क्यों? मुझे बड़ी हैरानी होती है सर, आप चुनाव हार जाने के बाद इतने बौखला गए क्या कि आप उत्तर प्रदेश की तुलना कश्मीर से कर रहे हैं? कल को आप कह देंगे तो पाकिस्तान हो गया उत्तर प्रदेश। आपको जरा लिहाज नहीं होता सर? आप सुबह से टीवी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आज अखबार पढ़े कि नहीं आपने आज के सुबह के? या बिना पढ़े, बिना तैयारी के, बिना टीवी देखे आप आके बैठ गए यहाँ टीवी पर बोलने के लिए? बोल चुके। आपको कश्मीर पे बात करनी है? बोल चुके हैं। आपको कश्मीर पे बात करनी है? बोल चुके। आपको कश्मीर पे बात करनी है कि नहीं? बोल रहा हूं, बोल चुके हैं कि नहीं बोल चुके? आपको कश्मीर पे बात करनी है तो आप बोलेंगे, वरना आप नहीं बोलेंगे। मुझे जिस पे आपको सहारनपुर पे बात करने के लिए बुलाया जाएगा तब आप बोलिएगा। बात करूंगा। जब आपको सहारनपुर पे बात करने के लिए बुलाया जाएगा तब बोलिएगा। आज आपको कश्मीर पे सवाल पूछा जा रहा है, आप भाग के सहारनपुर चले गए। आप कल को कहेंगे मैं तो रुद्रपुर में रहता हूँ, रुद्रपुर की बात कीजिए। आप कहेंगे देवरिया की बात कीजिए। आपके गाँव की कहानी बताऊंगा कि मैं बैठ के आपसे कश्मीर पे सवाल पूछा जा रहा है। अगर आपको लगता है आप सहारनपुर की आड़ लेके अब्दुल्ला को डिफेंड करने आए तो कीजिए सहारनपुर की आड़ में डिफेंड, कीजिए सहारनपुर की आड़ में डिफेंड अब्दुल्ला को, कीजिए डिफेंड सहारनपुर की आड़ में अब्दुल्ला को। अवसर क्यों नहीं दिया? 1.5 मिनट आपका शुरू हो रहा है। अब सहारनपुर की आड़ में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला को डिफेंड कीजिए। अखिलेश प्रताप सिंह, 1.5 मिनट अब शुरू हो रहा है आपका। मैं 1.5 मिनट, हाँ मैं बोल रहा हूं, हाँ सुनिए। मैं यही चाहता हूं कि सहारनपुर में भी आप लोग दबाव बनावें। टीवी देखते सुबह से, वहां भी हालात सुधरे। टीवी तो देख लेते सुबह से। हम ये चाहते हैं। उसके साथ सुनिए, खामोश रहिए, खामोश रहिए, बीच मत बोलिए। भाषा संभालिए अपनी पहले, 1.5 मिनट शुरू, भाषा संभालिए अपनी पहले। 1.5 मिनट दोबारा शुरू हो जाएगा, दूसरी बार शुरू हुआ, तीसरी बार शुरू हो जाएगा। भाषा संभालिए पहले अपनी, बात करनी सीख के आइए। टीवी पर बैठे हैं, नाई की दुकान पर नहीं है आप कि कुछ भी चिल्लाएंगे। बीच में आपने बोला, बीच में आपने बोला है, बीच में आपने 1.5 मिनट फिर से शुरू हो रहा है आपका। बोलिए अब अपने आप को। और सुबह से टीवी देख के आया कीजिए, क्या चल रहा है टीवी पर क्या नहीं। सुनो, बोल रहा हूं, आप सुनो। मैं देख रहा हूं आप लोगों की लाचारी, मैं समझ सकता हूं। मुझे अखिलेश प्रताप सिंह, अपनी लाचारी का इलाज करवाइए पहले कहीं से जाके, अपनी लाचारी का इलाज करा लीजिए। आपकी बौखलाहट साफ दिखाई देती है। विधायकी चली गई है, प्रवक्ता की कुर्सी भी चली जाएगी किसी दिन इसी हालत में। बौखलाहट की चिंता मत करो। अरे यार, अपनी नौकरी संवारो। आपसे नहीं है सर मेरी नौकरी, आप चिंता मत कीजिए मेरी नौकरी की। अखिलेश जी, अपनी नौकरी बचाइए, मेरी नौकरी की चिंता छोड़ दीजिए। हम तो अखिलेश जी, अपनी नौकरी बचाइए,
मेरी नौकरी की चिंता छोड़ दीजिए, आपके रहमो करम पे नहीं है मेरी नौकरी। इस गलत फहमी को दिमाग से निकाल दीजिएगा और इलाज करा लीजिए कहीं जाके अपना। हमारी तो तुम्हारे रहमो करम घड़ी फिर से शुरू हो रही है अखिलेश जी, तीसरी बार। अगर आप तीसरी बार में भी मुद्दे पर नहीं आए तो आपका समय खत्म। उसके बाद मैं फिर वापस आऊंगा, आपको तब बोलना हो तो बोलिएगा। तीसरी बार घड़ी शुरू हो रही है, आप शुरू कीजिए। सुनो खामोशी से, भाषा संभाल के बोलिए, तो बीच में मत बोलना। भाषा संभाल के बात कीजिएगा तो नहीं बोलूंगा। हाँ, भाषा मैं बहुत अच्छी भाषा से बोलता हूं। हाँ, दिख रही है सर, सबको दिख रही है। शुरू कीजिए अपनी बात। मैं बार बार सबसे अनुरोध करता हूं, सबसे अपेक्षा करता हूं, मुद्दे की बात पे आ जाइए। सबसे मैं अपेक्षा करता हूं, 15 सेकंड चले गए। लोगों से जो भी जागरूक है, आप डिक्टेट करेंगे? हाँ, तो मुझे बोलने दो ना। सर, प्रोग्राम मेरा है तो मैं डिक्टेट करूंगा, मैं समय तय करूंगा और मैं सवाल तय करूंगा। आपकी पार्टी से पूछ के नहीं सवाल करूंगा। तो 1.5 मिनट तो आप बोलते हैं ना, तो आप उसमें से 30 सेकंड तो भूमिका बांधने में निकाल दे रहे हैं। 3 बार 1.5 मिनट शुरू हो चुके हैं आपके। ये हालत है आपकी आज। तो आपकी मर्जी, ये आप तय करेंगे। हम तो कह ही रहे हैं अखिलेश जी, हमने कहा कि शाहजहां सहारनपुर के बाद मैं अब आता हूं कश्मीर पे। कश्मीर में जो भी फौजी हैं, जो भी सिपाही हैं, परिस्थिति जन जो भी निर्णय वो लेते हैं और वो निर्णय जनहित में है, व्यापक हित में है, आम नागरिक के हित में है, सेना के हित में है, किसी का खून न बहे उस हित में है। उस निर्णय के हम साथ हैं। उस मेजर ने जो निर्णय लिया वो परिस्थिति जनक निर्णय था, जिस कारण से न किसी का रक्त बहा, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो सिपाही हो। उस निर्णय की सराहना होनी चाहिए। और जो ये कह रहा है कि उसकी अभी जांच जारी है, ये बीजेपी और मुफ्ती सईद को बताना चाहिए जो वहां पे हुकूमत में बैठे हैं। सेना ने अपनी जांच कर ली, जांच में उस मेजर के एक्टिविटीज को सही पाया और उस मेजर की सराहना की। उसकी सराहना की जानी चाहिए क्योंकि अल्टीमेट उसने जान माल की हिफाजत की। किसी को दूर से ये लग सकता होगा कि ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन उससे बड़ा काम उसने किया कि किसी का खून नहीं बहने दिया और चीजों को कंट्रोल में करके लोगों की जान बचा दी गई। 1.5 मिनट हो गया सर। अब मेरा अगला सवाल आप ही से, क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की निंदा करते हैं आज जो उन्होंने फांसी की मांग की है उसके लिए? हम पहले बोले फिर बोल रहे हैं, हुकूमत किसकी है? हुकूमत मुफ्ती सईद ने क्या निंदा कहा? करने के लिए सरकार में बैठना जरूरी थोड़ी है सर। या तो पान की दुकान पे बैठ के लोग निंदा कर दे रहे हैं। अरे मैंने सरकार से लेके पान की दुकान तक बैठ के सब तो निंदा कर रहे हैं। आप लोग क्यों शर्मा रहे निंदा करने में? कर दीजिए ना निंदा, निंदा कर दीजिए, क्यों शर्मा रहे हैं? जिसकी सरकार है। अरे भाई, आपको तो निंदा करने को कह रहा हूं। मैं कौन सा कह रहा हूं सरकार बर्खास्त कर दो, या मैं कौन सा आपसे कह रहा हूं कि आप पकड़ लो किसी को जाके? मैं तो केवल ये कह रहा हूं निंदा कर सकते हैं कि नहीं आप? मैंने बड़े स्पष्ट, आपको आ रही है मेरी आवाज? मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में पूरी बात कह डाली। सर, मैंने सिर्फ इतना पूछा, हुकूमत है क्या उससे मैं जवाब चाहता हूं। क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की निंदा करते हैं मेजर गोगोई को फांसी की मांग के लिए? आप क्या कांग्रेस पार्टी जवाब दे दिया? क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की निंदा करती है? बीजेपी की कश्मीर की कुछ कहना चलिए ठीक है सर, आप लोग निंदा नहीं करते, आप लोग एक थैली के चट्टे बट्टे, इससे पता लगता है सर। ठीक है सर, ओके। बीजेपी गौरव भाटिया वापस आऊंगा, उसके पहले मैं रघु मेनन के पास जाना चाहता हूँ। गौरव भाटिया, मैं चाहता नहीं कि आप उनसे भिड़े इस समय। मैं चाहता हूँ एक बार रघु मेनन को बीच में लेके आऊँ चर्चा में। अखिलेश जी, हो गया समय, प्लीज। फिर आप कहेंगे मेरी आवाज बंद कर दी थी। आप इस लायक तो बातें करिए कि सुनाई जाए लोगों को। लोग मजाक उड़ाते हैं आपका, समझिए इस बात को प्लीज। उम्र का लिहाज करना पड़ता है मुझे, कम से कम इतना तो ध्यान रखा कीजिए। रघु मेनन साहब जी, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कल एक बड़ा इवेंट किया जिसमें उन्होंने पूरी इस बात को लेकर चर्चा की कि मेजर गोगोई के मामले पे उनका रुख वो है जो आपने अभी अभी रखा। सर, इससे पहले पत्थरबाजों के रुख को लेकर आप लोगों ने कभी ऐसी चर्चाएं की? कभी आपने पत्थरबाजों की निंदाएं की? कभी आपने एमनेस्टी इंटरनेशनल के बैनर तले सैनिकों के मानवाधिकार को लेकर चिंता जताई? सर, अगर आपको ध्यान रहेगा, पहले तो हमने इवेंट नहीं किया था, हमने एक प्रेस रिलीज़ भेजी थी। और अगर आपको ध्यान रहेगा, पिछले 2-3 हफ्ते पहले की बात है कि हमने ऐसे ही एक मामले में हमने प्रेस रिलीज़ भेजा था जिसमें हमने कहा था कि जो पाकिस्तान में जो हो रहा है कुलभूषण जाधव के साथ वो एक मानवाधिकार हनन है। उनको जिस तरह एक सीक्रेटिव मिलिट्री कोर्ट में उनको कन्विक्ट किया गया, उनको काउंसलर एक्सेस नहीं दिया गया, और हमने उनके सपोर्ट में
यही नहीं, पाकिस्तान में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने प्रेस रिलीज किया, मीडिया वर्क किया। तो हम सबके मानवाधिकारों की बात करते हैं। हमें एक पक्ष के मानवाधिकार की बात करने में ना कोई फ़ायदा होता है और ना ही ये हमारे पॉलिसीज़ के समान है। इसी वजह से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अगर चाहे आप वो कोल्ड वॉर में ले लें, चाहे आप गल्फ़ वॉर में ले लें, चाहे आप इराक इन्वेजन में ले लें, चाहे जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है, आप कहीं पे भी रिसर्च कर लीजिए। एमनेस्टी ने जहाँ पे भी, चाहे वो राज्य के एक्टर्स हों या नॉन स्टेट एक्टर्स हों, जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ करते हैं सिविलियंस पे, सिविलियंस के अधिकार पे, क्योंकि जो आप युद्ध की बात कर रहे हैं वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है और वो स्टेट्स के बीच में है। हम यहाँ सिविलियंस की बात रखने आए हैं, चाहे वो फोर्सेस में भी हों, चाहे वो सिविलियंस रास्ते पे भी हों। और जो आपने पहले एक बात कही थी जिसका मैं एक जवाब देना चाहता था कि इस मामले में एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है हमारे राज्य में। और एक सज्जन उन्होंने बोला कि कश्मीर की हालत ऐसी है कि वहाँ पे मानवाधिकार नहीं हो सकते हैं। ये बहुत ही डेंजरस कमेंट है। ये क्या बोल रहे हैं ये नेशनल टीवी पे? क्या ये जो बाकी नेशनल लीडर्स यहाँ हैं वो इनसे सहमत हैं? हमारे आर्मी, हमारे अटॉर्नी जनरल जो 2 हफ्ते पहले यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इंडिया के यूपीआर के दौरान उन्होंने बोला था कि हम एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक लॉ अबाइडिंग कंट्री हैं, ना जहां हम टॉर्चर नहीं मानते हैं, जहां हमारे कोर्ट्स हैं और चौथा एस्टेट जो है, 5वां एस्टेट जो है, ये बैलेंस ऑफ पावर्स का मामला है। आप ये बताएं कि इस मामले के तथ्य तो पूरे रखे ही नहीं गए हैं। किसी ने फारूक दार से बात की है? फारूक दार ने कई न्यूज़पेपर्स को और हमें भी बोला है, हम उनसे टच में हैं, हम उनसे मिले हैं बड़गांव में, उन्होंने बोला है उन्हें 5 घंटे बांध के रखा था। तो ये जो ह्यूमन शील्ड वाली जो बात बढ़ाई जा रही है, इसके बारे में भी तो सर आप मेजर गोगोई से मिले थे क्या? आप मेजर गोगोई से एक्सेस कहाँ मिलता है? मेजर गोगोई से आप सीआरपीएफ के उस जवान से मिले सर जिसको वो लोग पत्थर मार रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे, हेलमेट उतार लिया था, पीटे जा रहे थे लगातार लोग घेर के, और सर लेकिन वो रिटेलिएट नहीं कर रहा है। उसके खिलाफ एफआईआर हुआ है और पुलिस और जो वहां के नहीं सर आप मिले उससे, आप दार से मिलने गए सर, लेकिन आप सीआरपीएफ के जवान से मिलने गए थे। क्योंकि डिफरेंस है इसमें, क्योंकि वहां पे एफआईआर दर्ज हुआ है और वहां पे ड्यू प्रोसेस चल रहा है और हमें उसका इंतजार करना चाहिए। अच्छा, जिसके एफआईआर ये मालूम है उसका ठेका नहीं बताएंगे आप, ये किसी को नहीं बताएंगे। जिसके एफआईआर दर्ज होगी उसका ठेका आप नहीं लेते। बात तो कंप्लीट करने चाहिए, मेरी बात कंप्लीट करनी चाहिए। सर कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। अभी तक ना ही आर्मी ने और ना ही पुलिस ने उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया है। एक विक्टिम का जो स्टेटमेंट भी नहीं रिकॉर्ड किया गया है और आप बोल रहे हैं वो रघु जी मेरा सवाल इससे अगला जुड़ा हुआ है, इसके बारे में पूछिए। जिसकी एफआईआर दर्ज हो जाती है, ड्यू प्रोसेस है, एमनेस्टी उसकी ठेकेदारी नहीं लेता। और रघु जी, और किस चीज का विक्टिम नहीं, ड्यू प्रोसेस की बात हो रही है, हम किसी की ठेकेदारी नहीं ले रहे हैं। रघु जी, किस ड्यू प्रोसेस की बात हो रही है। रघु जी, वो किस चीज का विक्टिम है? फौज ने उसके घर में घुसी, फौज ने उसको घर से उठाया, पकड़ा गया, फौज को बांधा गया, फौज ने उसको घर से उठाया। अजीज साहब कहां था ये तो मैं आपको मैं पत्थर लेके गया था रघु जी, सिंपल वर्ड्स में। सर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, आप मानव अधिकार के चैंपियन हैं, लेकिन आप चाहते हैं इस देश के अंदर मानवी नहीं बचे। श्रीनगर जेएनके के अंदर सिर्फ दरिंदे रहे। राघव जी, जो भी आप हैं, आप चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मानवता खत्म हो जाए, मानव खत्म हो जाए, सिर्फ अधिकार रहे, टेररिस्ट रहे, दरिंदे रहे और आप जैसे लोग रहे जो पता नहीं किसकी सियासत कर रहे हैं इस देश को तोड़ने के लिए। आप कश्मीर की सर मानवाधिकार कोई किसी को तोड़ता नहीं है, मानवाधिकार लोगों को जोड़ता है, बिकॉज़ दिस इज रूल ऑफ लॉ। सर आप बोल रहे हैं कि कश्मीर में मानवाधिकार होना ही नहीं चाहिए, ये तो बहुत ही काफी एक करके रघु मैंने एक सेकंड गौरव भाटिया आप तो वकील भी हैं, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन नहीं है, सेकंड सर प्लीज आइडेंटिफाई भी कीजिए। सर मेजर विशंबर दयाल आपसे बात कर रहे थे। जनरल विशंबर आपसे बात कर रहा हूं साहब। आप जम्मू एंड कश्मीर में मानवता खत्म करने की बात कर रहे हो और अधिकार चाहते हो। मानव अधिकार अब एक बरकरार करने की बात कर रहे हो। मानव के अधिकार होते हैं साहब, आप मानव को ही खत्म करना चाहते हो। दैट इज क्वाइट डेंजरस दैट यू बिलीव दैट आप डेंजरस हो क्योंकि आप टेररिस्ट की भाषा बोल रहे हो। एक सेकंड रघु जी, एक सेकंड। गौरव भाटिया आप तो वकील भी हैं। मैं एक सेकंड गौरव भाटिया आप तो वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। पत्थरबाज सामने पत्थर लेके खड़ा हो, पेट्रोल बम लेके खड़ा हो, आतंकवादी साहब ने एक AK-47 लेके खड़ा हो हाथ में, तो आप मानवाधिकार देखेंगे पहले, रूल ऑफ लॉ देखेंगे, या पहले जान बचाएंगे अपनी और रिएक्ट करेंगे उस पर? और अदालत क्या कहेगी उस पर?
अदालत ने ये कहा है कि सर आपसे नहीं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। सबसे पहले रघु जी में एफआईआर दर्ज रघु जी का जवाब देना एक बार उनसे पूछ लूं, फिर आप अपना वर्जन दे दीजिए। सुन लीजिए पहले बात, अखिलेश जी के पास जाऊंगा, पहले सुनिए। बोलिए रघु जी, बात दूसरों की भी सुनिए। आपने एक विधिक पॉइंट उठाया, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। अभी कुछ हफ्ते पहले ही सर्वोच्च न्यायालय में पैलेट गन को इस्तेमाल का मामला चल रहा था और सर्वोच्च न्यायालय ने भी बड़ी तीखी टिप्पणी करके जो वकील थे जो मानवाधिकार की बात कर रहे थे उनसे एक प्रश्न किया कि जब पत्थर चल रहे हो और एक जवान सामने हो तो क्या आप कह रहे हैं कि वो अपने आत्म सुरक्षा के लिए या वहां पे कानून का जो लॉ है बना रहे उसके लिए कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता गन या पैलेट गन, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। दूसरी बात, कोई भी मानवाधिकार जो होता है वो सब्जेक्ट टू प्रोटेक्टिंग सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन होता है। यह अनुच्छेद 19 भी कहता है और जम्मू एंड कश्मीर का संविधान भी कहता है। कोई मानवाधिकार एब्सोल्यूट नहीं है कि आपका देश जो है बिखर जाए, लेकिन आप मानवाधिकार की बात करेंगे। और तीसरी सबसे अहम बात यह है, ये जवान जिन परिस्थितियों में हजारों लोगों की भीड़ का सामना करते हैं, हमने नेताओं को देखा है जब पत्थर चल रहे होते तो घरों में चूहे जैसे बिल में घुसे होते, वैसे घुसे होते, क्यों नहीं आते रोड पे और कहते, एक अपील करते कि पत्थर मत चलाइए, सेना भी हमारी है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपील करें जो पत्थर चला रहे हैं उनसे क्या पत्थर मत चलाइए, तब वो अपने बिलों में घुस जाते हैं। और इसीलिए सेना के जवान को हम लोग 100% सैल्यूट करते हैं, उनकी हिम्मत की दाद देते हैं। जिन परिस्थितियों में लोग अपने घर में अपनी जान बचाते हैं, ये सेना के जवान रोड पे आके सुरक्षा का और ध्यान रखते हैं लोगों की जान का। ठीक है सर, ठीक है। अखिलेश प्रताप सिंह, सैनिकों के सिर काट दिए जाते हैं, उनका मानवाधिकार नहीं होता सर। उन पे पेट्रोल बम फेंके जाते हैं, उनका मानवाधिकार नहीं होता सर। उन पे पत्थर फेंके जाते हैं, उनका मानवाधिकार नहीं होता सर। सीआरपीएफ का जवान लगातार पिटता रहा सर, उससे कोई मिलने नहीं गया। फारूक अहमद डार के लिए आज लोग सड़क पे उतर आए कि मेजर को फांसी दे दो। अखिलेश जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? शायद अखिलेश प्रताप सिंह तक हमारी आवाज़, अखिलेश जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? अखिलेश जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अखिलेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हाँ भाई, आपकी आवाज कट गया था, कनेक्शन बीच में कट गया जी, था। मुझे जानकारी मिल गई थी कि संपर्क कट गया। दोबारा एक बार पूछें। मेरा सवाल यह है अखिलेश जी, फारूक अहमद डार के घर तो चले गए सब लोग पूछने के लिए कि देखो तुम्हारे साथ सेना ने क्या कर दिया। उस सीआरपीएफ के जवान के पास तो कोई नहीं गया सर, जिसको लोग घेर घेर के मार रहे थे पत्थरों से, डंडों से, लाठियों से, और वो रिटेलिएट भी नहीं कर रहा था सर। क्या सेना के जवानों का, क्या सैनिकों का जो इस परिस्थिति में भी अपनी जान की बाजी लगाते हैं, कोई मानवाधिकार नहीं है? देखिए, मानवाधिकार की भी तो एक लिमिट होती ना। मैंने बताया मानवाधिकार किस लिए है। मानवाधिकार तो ये कि सबकी रक्षा करे, सबकी सुरक्षा करे। और आपको कोई गोली तो मारा नहीं, किसी ने आपको, ठीक है एक पल में आपको लग सकता होगा कि वो कृत्य बहुत सराहनीय नहीं होगा, लेकिन उस असराहनीय कृत्य से भी बहुत से लोगों की जान बची, स्थानीय नागरिकों की बची, सेना की बची, फौज के और लोगों की बची। अब ये जो हमारे मित्र आए हुए थे ह्यूमन राइट्स वाले, इनको बल इस बात का मिल जाता है कि बार बार ये यही कह रहे हैं कि एफआईआर लॉस्ट है। तो वो चीज जो हमारी हुकूमत है पिछले दो सालों से जो वहां पे संभाल नहीं पा रही है, और वो हुकूमत भी स्थानीय लोगों के दबाव में है, एफआईआर लिखाने की जरूरत क्या है? जब सेना खुद अपनी डिक्लेयर किया कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, सेना की जुरिडिक्शन है वहां पे, सेना वहां पे फील्ड में है, और एक निष्पक्ष इंक्वायरी करके उसका पूरा वर्बेटम दिया कि किन परिस्थितियों में ये किया गया कि और कैसे कितने लोगों की जान बचाई गई। तो अब उससे बेहतर डिस्क्रिप्शन जो सेना ने दिया, कारण भी बताया, कोई इतना ओपन तरह से बताता नहीं है कि किस कारण से ये किया और इससे कितने लोगों की जान बची। दूसरे तो सराहना की जानी चाहिए। हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगता हो या देखने में अच्छा ना लगता हो, लेकिन अल्टीमेट परिणाम अच्छा हुआ, तकलीफ किसी को नहीं हुई। तो अब ये सब बातें करने का समय नहीं है। समय ये है कि वहां की जो सरकार है वो भी ऐसे लोगों को मौका न दे कि वो जो एफआईआर, मैं उमर अब्दुल्ला की, एक मिनट, आपको उमर अब्दुल्ला की बात बुरी लग रही है। मुफ्ती सईद जी ने क्या कहा था? हुकूमत किसकी है, जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी है? माननीय मोदी जी और मुफ्ती जी की है, किसकी जिम्मेदारी है?
तो भी उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। उमर अब्दुल्ला जी को ये नहीं सोचना चाहिए जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान फंसे हुए थे, जिनकी जान पर संकट था, उनको बचाने के लिए मेजर गोगोई ने ऐसा किया। अच्छा गौरव भाटिया, एक बात तो बताइए, क्या जवान हमारे मेजर गोगोई तो एक एग्जाम्पल है सर, मेजर गोगोई तो एक एग्जाम्पल है सर। आपकी जो सीएम है सर, आपके गठबंधन की, अगर वो पैरवी नहीं कर रही होती इन अलगाववादियों की सर, वो बुरहान वानी को शहीद मानती है सर आज तक। क्या उन्होंने इस बात को नकारा? और क्या आप इस बात को इनकार कर सकते हैं कि आपके रहते जो राष्ट्रवादी होने का दावा करते हैं, वो कश्मीर जिसको आप भारत का अभिन्न अंग बताते हैं, इस वक्त सबसे कठिन परिस्थिति में? आप इसको नकार सकते हैं गौरव भाटिया आज? और इस इंक्वायरी को किसने स्टार्ट किया है? उसी की रोहित जी बताते नहीं है कि कश्मीर अभिन्न अंग है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात साफ कर दूं कि कश्मीर अभिन्न अंग है भारत का, और जिस तरह की ठोस कार्रवाई हमने देखा है की गई है वो सबके सामने है। पाकिस्तानी फौज को अभी उड़ाया गया कल, और उसके पहले 4 मिलिटेंट इसी हफ्ते मारे गए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन हमें परेशानी कब है? जब राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि आके कश्मीर इशू पे अलगाववादियों के साथ खड़े होके सेना की आलोचना करने लगते हैं। क्या आप इस बात को नकार सकते हैं कि कल अलगाववादियों के साथ चाय पीने वालों में गौरव भाटिया कोई अच्छा सुझाव, गौरव भाटिया आप इस बात को नकार सकते हैं कल अलगाववादियों के साथ चाय पीने वालों में अगर मणिशंकर अय्यर थे तो हिना भट्ट भी थी, या तो आपकी हिना भट्ट नहीं होती तब आप सवाल उठाते कांग्रेस पे। आपके अपने लोग वहां चाय पी रहे थे साथ में अलगाववादियों के, आप इधर दम भरते हैं कि अलगाववादी नहीं आतंकवादी कहो इनको, उधर आपके लोग चाय पीते हैं उनके साथ। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, देखिए कई सालों से जो ये अलगाववादी कर रहे हैं, इनके खिलाफ कोई एफआईआर भी नहीं हुई थी। ये नरेंद्र मोदी जी का ही कड़ा एक कदम था कि एनआईए ने 2 एफआईआर करी। एक साल लग गया सर, एफआईआर एक साल लग गया, एनआईए एक साल लग गया गौरव भाटिया एफआईआर करने में, और एफआईआर नहीं पीई, एफआईआर नहीं पीई, केवल एफआईआर नहीं हुई है गौरव भाटिया, और एक मेजर के अगेंस्ट जेके पुलिस ने एकदम से एफआईआर दर्ज कर दी, किस सबूत पर? हम उसमें सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और इफेक्टिव कार्रवाई कर रहे हैं। और अगर आपका कोई अच्छा सुझाव है तो आप उस सुझाव सर वो इफेक्टिव कार्रवाई ये है कि आपकी पुलिस राज्य की मेजर के खिलाफ केस दर्ज कर ले, एफआईआर कर देती है, इंक्वायरी स्टार्ट कर देती है, और ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले इनको वो एक मुद्दा मिल जाता है। मैं रघु जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या रघु जी, क्या एक मिनट भाटिया साहब, एक मिनट, कौन बोल रहा है? गौरव जी सुनिए, मैं जनरल बिशंबर बोल रहा हूँ। रघु जी आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये मेजर गोगोई ने ये कार्रवाई केरला में की, तमिलनाडु में की? क्या भारत की सेना ऐसा काम कोई बेंगलोर में करती है? साहब ये J&K है, आज J&K की हालात को समझने की, अगर आप हिंदुस्तानी हैं, अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, तो पहले कृपा करके एमनेस्टी का चैंपियन बनने की बजाय पहले ये देखिए कि आज जम्मू एंड कश्मीर में हालात क्या है। वहां सब टेररिज्म है। आप रात को आप अपने नागरिकों को सेना नहीं छोड़ सकती। कुछ नागरिक हैं जो उनसे मिले हुए हैं, जो उनसे पले हुए हैं, जो उनके बलबूते पे खा पी रहे हैं, लेकिन जो आम नागरिक है J&K का, जम्मू एंड कश्मीर का, अगर सेना नहीं होगी वो वहां नहीं रह सकता। आपको मालूम आना चाहिए। उसके साथ ये दुर्व्यवहार करते हैं, उसके साथ लूटपाट करते हैं, उसको मारते पीटते हैं, हजारों विधवाएं हैं वहां। हमने वहां बहुत ऑर्फन्स को एजुकेशन दी है जिनका टेररिस्ट ने नुकसान किया है, क्योंकि वो इनकी बात नहीं मानते। आप साहब मुझे ये बताइए, ये घटना कहां पे हुई, वहां क्या हालात थे? आप क्या हमने केरला में किया? मुझे इसका जवाब दीजिए पहले। रघु जी बोलिए। जी सर, वहां हालात ये थी कि फारूक दर गए थे वोट देने 9 अप्रैल को, उनको पकड़ा गया, उनको बांधा गया। आप बोल रहे हैं कि स्प्लिट सेकंड डिसीजन था। उनके पास इतना समय कैसे रहा कि उन्होंने उन पे एक पोस्टर भी लगा दिया, आई एम अ स्टोन पेल्टर। और अगर आप वो वीडियो देखते हैं जहां से हमें ये बात पता चलती है, उसमें आप माइक्रोफोन पे आवाज़ भी पीछे से आ रही है कि ऐसा ही हश्र होगा बाकी स्टोन पेल्टर्स का। उनको 5 घंटे से ऊपर उस पर बांधे रखा और तकरीबन 27 किलोमीटर्स उन्हें घुमाया गया। तो सर ये जो एक काफ़ी संगीन मामला हुआ है, हम बोल रहे हैं उसकी एक इंडिपेंडेंट तफ्तीश हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो केरल हो, चाहे इंडिया का कोई भी पार्ट हो, चाहे वो वर्ल्ड का कोई भी पार्ट हो, चाहे जो भी सिचुएशन रहे। ये गवर्नमेंट भी बोलती है, अगर आप केंद्र सरकार के जो स्टेटमेंट्स हैं यूएन में, केंद्रीय उच्चतम न्यायालय में देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, वो बोलते हैं कि
आर्म फोर्सेज आर ऑल्सो कमिटेड टू ह्यूमन राइट्स अच्छा, एंड तो रूल ऑफ लॉ। और ये जो रूल ऑफ लॉ है ये मेरे ख्याल से आपको सीआरपीसी कॉन्स्टिट्यूशन ये देखना चाहिए। मेजर गोगोई ने और उनकी पलटन ने शौकिया एक आदमी को पकड़ के जीप पे बांध दिया था घुमाने के लिए, क्योंकि सर ये टाइम पास करना था अपना। सर ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सर ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं। दिस इज वोट देने मैं थोड़ी पकड़ के बांध दिया और उसके बाद अनाउंस करने लगे कोई और करेगा तो उसके साथ वही करेंगे। आप बात बदल रहे हैं। नहीं सर, मैं एनजीओ मैं अथॉरिटी नहीं हूं, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हूं, मैं ना ही जज हूं। आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं है लेकिन आप जजमेंट पास करते हैं। ना ही किसी को, ना ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं है लेकिन आप जजमेंट पास कर रहे हैं, ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा है, कन्विक्ट भी कर रहे हैं। सर आप जजमेंट पास कर देते हैं कि ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा है, आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं है। लेकिन रघु जी नहीं है सर, हमारा काम थोड़ी है। कैसे पास करते हैं सर? आतंकवादी का ह्यूमन राइट होता है क्या? आतंकवादी का ह्यूमन राइट होता है क्या? आप कहेंगे कि उसका ह्यूमन राइट है गोली चलाना क्योंकि उसको ट्रेनिंग दी गई है? सर आप तो क्या बोल रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? आप फारूक अहमद दर को आतंकवादी बता रहे हैं जो वोट देने गए। पत्थर चलाने वाले क्या है सर? जो पेट्रोल पंप लेके आते हैं वो क्या है सर? बच्चे हैं सर, कैसे कन्विंस? वो छोटे बच्चे हैं, उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया अभी तक, हमें भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, बट आप कैसे कन्विंस? रघु जी मैं जवाब अगर सर हम ऐसे ही डिसाइड करते रहे। रघु जी मैं आपका जवाब देता हूं। जब भारतीय सेना का एक बात सुनिए, रघु जी मेरा अब आप मेरा जवाब सुन लीजिए ना। वो भारत के संविधान का हिस्सा है। नहीं, और मैं आपको ये बता दूं, भारत देश को बचाने के लिए और भारत के संविधान को बचाने के लिए एक जवान से ज्यादा कोई कुर्बानी नहीं देता है। जवान जो है अपनी जान तक दे देता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते रघु जी कि जो जवान है उसका कोई मानव अधिकार नहीं है, उसका कोई राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं है, उस पे अगर पत्थरबाजी हो तो वो वापस जवाब नहीं दे सकता। और अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की जान को प्रोपोर्शनल यूज ऑफ फोर्स, ह्यूमन शील्ड बनाना कानूनी इंसान की जान इंसान की है। और अगर जवान मेजर गोगोई ने उसका इन्वेस्टिगेशन का इस्तेमाल करके इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ही कर सकता है, जैसे कि गोली नहीं चलाई, जिसमें उन्होंने पहले गन नहीं चलाई, उन्होंने केवल एक ह्यूमन शील्ड बनाई। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत सूझबूझ से काम किया। और आपको भी एक लॉयर होने के नाते ये जरूरी है कि आप दोनों पक्षों की तरफ से देख के उसके बाद कोई रिमार्क करें। हम थोड़ी देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन देखेगा, ना ही आप देखेंगे ना ही मैं देखूंगा। नहीं तो आप जो आज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन देखेगा। क्रिमिनल जवान है, हमने अभी एक वीडियो देखा कि जवान के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है, आप उसको क्यों नहीं अनुचित कहते? सर वो कह रहे हैं कि उस पे तो एफआईआर दर्ज हो गई है और उस पे एफआईआर दर्ज करने चले गए और उस पे कानूनी कार्रवाई चल रही है। एमनेस्टी के थाने में राज्य कर रहे थे ना वो जाके। ये बात आप अच्छा सुनिए, राज्य का रिस्पांसिबिलिटी थोड़ा सा रुकिए, ये राज्य की रिस्पांसिबिलिटी है। जब देश बना रहेगा, राज्य की रिस्पांसिबिलिटी है। एमनेस्टी क्या रोटी सेकने गई थी सर? सर जब राज्य की रिस्पांसिबिलिटी है तो एमनेस्टी किसके कहने पे रोटी सेकती है वहां जाके? सर जब राज्य की रिस्पांसिबिलिटी है तो निपटने दीजिए ना राज्य को। एफआईआर की ना पुलिस ने मेजर के खिलाफ भी। लोकतंत्र में सिविल सोसाइटी का भी एक पार्ट होता है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ने बोला था। सिविल सोसाइटी का पार्ट केवल एक तरफा है, दूसरी तरफ का नहीं है क्या? नहीं सर, वन साइडेड है। किसने कहा? कुलभूषण यादव ले लीजिए, चाहे कुलभूषण पे चले जाते, चाहे म्यूटिलेशन ऑफ बॉडीज ले लीजिए, सीआरपीएफ की जो सेंट्रल इंडिया में हुई है, इन सब पे हमने बोला है कि इंडिपेंडेंट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सर एक सेकंड, मैं अखिलेश जी बहुत देर से हाथ उठाए, एक कमेंट उनसे ले लूं। अखिलेश जी आप बोलिए, उसके बाद आप रघु जी से सवाल पूछ लीजिएगा। विशंबर जी बोलिए। अखिलेश जी देखिए, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि कश्मीर के हालात को सुधारने के लिए यदि किसी तरह का कोई भी कदम उठाया जा रहा है सेना के द्वारा, हो सकता है किसी को बहुत अच्छा ना लगता हो, लेकिन उस ना अच्छा लगने में भी बहुत से लोगों की भलाई है, तो उसे इशू नहीं बनाना चाहिए। और आप बार बार इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, वो इंक्वायरी फौज ने कर ली है। मेजर जो रेजिमेंट होती है, सीओ के बाद मेजर ही सबसे मेन पोस्ट होती है। जो 4-5 बटालियन होती है, 4-5 मेजर होता है, वो मेजर डिसीजंस लेता है वो, और वो चीज़ों को समझा रहा है, बता रहा है सब। ये जो वहाँ पे हालात खराब हैं, उनमें सरकार जो कर रही है करने दीजिए, अच्छा बुरा उस पर हम आपको भी सुझाव दे रहे हैं कि आप भी मदद करिए कि चीज़ें सुधरें, उस चीज़ों को बिगाड़ने में ज़्यादा समय न लगाया जाए। सब लोग मिल करके सरकार पे ही दबाव बनावें कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं।
जब मिलिट्री ने कर दिया तो आपको उससे पीछे हो जाना चाहिए। आपको कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, वहां कश्मीरियों को विश्वास में लेने के लिए कदम उठाने चाहिए। जो भी तरह के होते हैं भाईचारा कमिटियां, या पहले तो हमारे ही तो भाई बंधु हैं, उनमें विश्वास कैसे पैदा किया सकता है, उन चीजों को उठा जाइए। ऐसी बातें मत करिए कि जिससे लोगों को यह हो कि हमारी इंडियन आर्मी और हमारी फोर्सेज वहां के लोगों के दुश्मन है। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। फेल्योर आर्मी कहीं फेल्योर नहीं है, ना वहां के जवान फेल्योर हैं। फेल्योर पॉलिटिकल सिस्टम है। उस पॉलिटिकल सिस्टम को हम कटघरे में आज भी खड़ा कर रहे हैं, जो बीजेपी और मुफ्ती जी की है। उन्हें अपने पब्लिक के बीच में यकीन बना के रखना चाहिए और प्रयास। आप जो बात कह रहे हैं, मैं उसी से आगे एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। फेल हो गई सरकार, हमने एक बार को मान लिया, जम्मू कश्मीर की लगा देना चाहिए, वहां राष्ट्रपति शासन, इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन उस विपक्ष का क्या करेंगे सर, जिसके नेता ये कह रहे हैं लड़के वतन के लिए पत्थर चला रहे हैं, जिसके नेता अपनी औरतों को विंग को सड़क पे उतार के कह रहे हैं कि मेजर को फांसी दे दो सर, उनके साथ आपका गठबंधन है, आपने निंदा भी नहीं की सर उसकी। तो सरकार गिराइए, कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन उस विपक्ष को भी तो मत बचाइए। सरकार कौन गिराएगा? हमारे हाथ, अब आप बोल रहे तो मैं बोल, हमारे हाथ में नहीं है सरकार को गिराना। कब तक लोग, विपक्ष या देश कब तक इंतजार करेगा कि कब वो सरकार वहां पे नॉर्मलसी की बात शुरू करेगी? तो विपक्ष पाकिस्तान से मिल जाएगा जाके, इसका मतलब बैठे लोग अहंकार में, सरकार अच्छी नहीं लगेगी तो विपक्ष पाकिस्तान से मिल जाएगा जाके। एक मिनट सुनिए, कौन पाकिस्तान से मिल रहा है? मिल गए फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला। पाकिस्तान से तो माननीय मोदी भी मिलाते हैं। वो कह रहे हैं वतन के लिए लड़के पत्थर चला रहे हैं, इसका मतलब क्या है सर? कौन से वतन के लिए पत्थर चला रहे हैं अखिलेश जी? वो मोदी जी, माननीय मोदी, रोहित जी, माननीय मोदी जी छोड़िए ना सर, आप माननीय अब्दुल्ला जी को डिफेंड कीजिए पहले। क्या वादा कर क्या है उन्होंने अभी कुछ दिन पहले क्या बयान दिया? सर माननीय अब्दुल्ला जी को बताइए कि वतन कौन सा है जिसके लिए पत्थर चला रहे हैं लड़के उनके? तो कौन से वतन पर पत्थर चलवा रहे हैं आप बताइए तो। क्या जगह है वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, इंडियन पासपोर्ट उनके पास है, सारी सुविधा यहाँ की मंत्री भारत सरकार के है, और उसके बाद वो इस तरह का बयान देते हैं कि कश्मीर जो है वो क्या किसी के बाप का है। इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए, और मैं सुनना चाहूंगा अखिलेश जी से भी आज कि वो भी निंदा करे फारूक अब्दुल्ला की या उमर अब्दुल्ला की, जो उन जवानों की इंसल्ट करती है, जो जवान अपनी जान पे खेल के भारत की अखंडता और एकता के लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला क्या जगह है? गौरव जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप वकील हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है कि हर केस के अगेंस्ट एफआईआर होनी चाहिए, सेना भी, आप क्या उस पर क्या कार्रवाई कर रही है आपकी सरकार? आप क्या वापस सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? आप समझते नहीं हो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो ये एमएसटी वाले कोर्ट कर रहे हैं, ये फैसले जो है आपकी सेना के हाथ बांधेंगे। कल यही फैसले सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के, कल हमारे रास्ते में आएंगे, हमारे ऑपरेशंस के। हमारा जवान घबराएगा, हमारा ऑफिसर सोचेगा 2 बार। आप इसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? गौरव जी, आप बात तो कर रहे हैं, आप देशभक्ति की सारी बातें करते हैं, असली जो मुद्दा है आप अगर मेरी बात सुने मेजर, मेरी देखिए, आप मेरी बात का जवाब, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा साहब। इस विषय पे मैं इस विषय पे इस देश के किसी शासककार की बात नहीं सुनना चाहता। आप क्या जाएंगे पार्लियामेंट में, एक एक्ट पास करेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट को ओवररूल करेगा? क्या आप सुप्रीम कोर्ट में वापस जाएंगे? आपने अपनी सेना के हाथ बांध दिए हैं, ऐसे वक्त पर जैसे एमएसटी जैसे लोग इस देश को तोड़ने पर तुले। आज जम्मू एंड कश्मीर की वो हालत है जो 1993-94 में थी, सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है। आपको नहीं पता हमारे उत्तर दे सकता है जब कोई ये एफआईआर इस मेजर के अगेंस्ट चलेगी 20 साल। लीजिए तो फिर मैं उत्तर नहीं देता हूं। कार्रवाई कीजिए। ठीक मेरे साहब, जवाब दीजिए। गौरव चिल्लाइए मत, पहले तो समय नहीं है, चिल्लाइए मत। आप चिल्ला नहीं रहा मेरा गुस्सा बोल रहे हैं। मुद्दे पे जवाब दे दीजिए। आप क्योंकि वकील हो इसलिए पूछ रहा हूं, वरना मैं अनपढ़ आदमी से नहीं बात करता। क्योंकि आप अच्छे वकील हो, पिछले 5 साल से आपको देख रहा हूं मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं। आज 5 साल से आपको देख रहा हूं, इंतजार तो कर सकते हैं, इसलिए आपसे सवाल मैं आपको। बोलिए गौरव, क्या रिव्यू पिटीशन जाएगी सरकार? देखिए रोहित जी, इन्होंने कहा कि आप जो है जवानों के हाथ बांध रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, अभी पैलेट गन्स का केस चल रहा था कुछ ही हफ्ते पहले सर्वोच्च न्यायालय ने। केंद्र सरकार की तरफ से सवाल उन्होंने पूछा, उसका जवाब दे दीजिए। आप मेरे से कहेंगे हमने तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, मेजर नहीं था। अगर मैं होता तो पैलेट गन चलाता सर, अगर मैं होता तो पूछा, उसका जवाब दे दीजिए।
इस देश की सुरक्षा के लिए अगर हम बॉर्डर पे जान देते हैं तो J&K में भी देंगे, और अगर ये एमएसटी वाले आते हैं तो सैनिक इसको भी नहीं छोड़ेगा। मैं आपके सामने, मैं टीवी पे कह रहा हूं, ये मुझे कोर्ट ले जाए। सैनिक अपना कर्म करता है क्योंकि इस देश ने उसको जिम्मेवारी सौंपी है कि आप सुरक्षा कीजिए कश्मीर के नागरिकों की। वो हमारा अटूट अंग है। महाराजा ने 18 अगस्त को हमें दिया था, ऐसे ही जैसे पटियाला दिया था, ऐसे ही जैसे हमें बड़ौदा मिला था। वो हमारा अटूट अंग है, उसको कोई नहीं छेड़ सकता, कोई पार्टी पावर में हो, जब तक इस देश की सेना मजबूत है, जब तक इस देश के नागरिक इस देश की सेना के साथ करें, हमें किसी पॉलिटिशियन की आप जवाब दीजिए मेरी बात का। गौरव, सवाल का जवाब दीजिएगा, इधर उधर मत घुमाइए। फिर अखिलेश जी आपके पास आ रहा हूं लास्ट कमेंट के लिए, बोले गौरव। मैं इधर उधर नहीं घुमा रहा हूं। विशंबर जी ने जो चिंता व्यक्त करी है, उन्होंने ये कहा है कि क्या सरकार सैनिक के साथ खड़ी रहेगी या उनके हाथ मैंने ये नहीं पूछा। और मैं उदाहरण अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका लेकर जाएंगे या प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, या इस देश में कोई है पार्लियामेंट वगैरह जहां इसके खिलाफ लड़ेंगे, या सैनिक एक्स सर्विसमैन सड़क पे आएंगे और भूख हड़ताल करेंगे? क्या ये चाहते हैं आप हमसे? हमें जिस दिन से ये फैसला आया है बहुत चिंता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट जजेस भी सुन रहे हैं, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन सुनो मेरी आवाज। गौरव दीजिए जवाब। नहीं, एक मिनट रोहित जी, आवाज इनकी बीच में कट रही है। ये किसके लिए कह रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन किसकी फाइल करेंगे? एक बार फिर से ये बोले। विशंबर जी की आवाज कट रही है। विशंबर जी आराम से, सॉरी से बता दीजिए आराम से एक बात। ये अभी आपके सामने विशंबर जी बताइए। रघु मेनन जी ने एक सवाल उठाया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें कोई भी कार्रवाई, सेना भी अगर कार्रवाई करेगी तो उसकी भी पुलिस इंक्वायरी करेगी, पुलिस एफआईआर करेगी। उसी के तहत इन लोगों ने उस मेजर की जो है एफआईआर दर्ज की है, इसी का आड़ लेते हुए दर्ज की है। वरना वहां पे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, वो डिस्टर्ब्ड एरिया है, वहां पे आर्मी को, वहां पे एक यूनिफाइड कमांड है, इस किस्म की वहां पे एफआईआर दर्ज ही नहीं होनी चाहिए। ये एफआईआर वहां दर्ज की है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या सरकार इसके अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन जाएगी? क्या करेगी? नहीं करेगी? आप सही, हाँ बिल्कुल, मैं आपका सवाल समझ गया हूं। विशंबर जी, जिस जजमेंट की रघु जी बात कर रहे हैं उसमें केवल इतना ही लिखा है कि आफ्सपा भी अगर लगा है और कोई सेना का जवान जो है एनकाउंटर कर देता है या जो गाइडलाइंस उसमें दी हुई हैं अगर उसका वायलेशन होता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उस जजमेंट में इतना ही दिया है। लेकिन मैं इसीलिए उसको क्लियर कर दूं कि इससे जो सेना की पावर्स हैं उसमें कोई कमी नहीं आती है। केवल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि गाइडलाइंस जो जजमेंट में है वो फॉलो होनी चाहिए। और अगर रिव्यू की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि जो भी हमारा लॉ मिनिस्ट्री है और अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया है, अगर हमारे हाथ सैनिकों के बनते दिखते हैं तो रिव्यू उसका फाइल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अगर जवान लड़ रहा है तो हम उनको पूरी तरह से इंडिपेंडेंस देंगे, ताकत देंगे, साथ देंगे। आप मानते हैं जो कानून की कमजोरी है, ये जनरल साहब समय बहुत ज्यादा अलाउ नहीं कर रहा। अखिलेश जी छोटा कमेंट, लास्ट कमेंट प्लीज, ये समझते हुए कि समय की मर्यादा बहुत। देखिए लास्ट कमेंट में, हाँ लास्ट कमेंट है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। गौरव जी ने अभी हमारे ऊपर कुछ बोला कांग्रेस पे और जवानों और सेना के साथ तो भाई हर कोई है, लेकिन मैं आपको गौरव जी याद दिला दूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दीपावली मनाने कश्मीर गए थे और उन्होंने जाते कहा कि मैंने उन फौजियों का कोर्ट मार्शल करवा दिया जिन लोगों ने आप लोगों की हत्याएं की थी। ये ऑन रिकॉर्ड बोला था, कैमरे पे बोला था और प्रधानमंत्री जी ने बोला था। और मैं जो कहता हूं वो करता हूं, मैंने वादा किया था ना सजा दिलवा दूंगा। ये क्यों बोला जाता है भाई? अगर किसी आप फौजी की बात करते हैं, आपको न याद हो तो आप सर्च कर लीजिएगा, मिलेगा। नहीं सुनिए, मैं आपको याद दिला रहा हूं, आप सुनिए। बात को घुमाइए नहीं। अरे मैं दावा के साथ, घुमाइए नहीं, ऐसा ही बोला, कैमरे पे बोला है। गौरव जी उनको पूरा कर लेंगे, अरे खत्म हो चुका है ऑलरेडी। वो ये ऑन रिकॉर्ड है, आपको पता नहीं है। गौरव जी उनको आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, ये नहीं हमें पता है, मैं इसीलिए जवाब दे रहा हूं। नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कश्मीर में नहीं पता है, नहीं पता है, नहीं पता है। फिर वही बीच में बोल रहे, मैं तो आपके बीच में बोलने जाता कार्रवाई कर पा रहे हैं। मैं तो आपके बीच में पूरा कर लीजिए। नहीं है गौरव जी, उनको पूरा कर दीजिए, एक बार खत्म तो कर लें बात अपनी। वो तय तो कर दीजिए वो बोल क्या रहे हैं, मरोड़ के अगर आप बोलेंगे। अरे गौरव जी पहले तय तो कर लेने दीजिए कि वो बोल क्या रहे हैं, पहले उसके विरोध में उतर आए। एक बार पूरा तो कर लेने दीजिए। अखिलेश जी खत्म कीजिए बात जल्दी से। आप लोग उन्होंने जो बोला मैंने वो ये कह रहे हैं, मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है, ठीक है, मेरा कहने का मकसद ये है
कि जो भी है हिंदुस्तान में, चाहे पक्ष में, विपक्ष में, सत्ता में, वो हमारे सैनिकों का मनोबल न गिराए। ये अभी दूसरों को बोल रहे थे कि मनोबल गिरा रहे हैं, तो मैंने एक उदाहरण दिया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, उस परिप्रेक्ष्य में मुझे बोलना पड़ा क्योंकि आरोप लगा रहे थे, तो मुझे उदाहरण देना पड़ा। आज भी फिर वही बीच में बोले, फिर वही जनता का वापस आ जाइए, मनोबल गिर रहा है सबका। तो मैं लेकिन एक बात फिर वहीं की वहीं रह गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने महिला विंग को उतारा, मेजर गोगोई के लिए फांसी मांगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई नेता टीवी पर आके इस बात के लिए समर्थन में बोलने को तैयार नहीं हुआ और उनके सहयोगी, उनकी गठबंधन पार्टी कांग्रेस ने उनकी निंदा भी नहीं की। टीवी पर सेना के सम्मान की बात सब करते हैं, लेकिन सम्मान कितना करते हैं इस डबल स्टैंडर्ड से आपको साफ तौर पर दिख गया हो। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सबका ताल ठोक के देखने के लिए।